आज हम दोबारा से वी विल रिफ्रेश दी एंटायर जो फार्म बिल का 15 मिनट का हम रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद हम जो जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे। तो फार्म बिल जो जैसे मैंने कल भी कहा था कि द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स इन इंडिया गोज बैक टू, जितना भी जैसे पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री एग्रीकल्चर और फार्मर्स की वो वही हिंदुस्तान की है, विच मीन्स फार्मिंग वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस। 95% लोग फार्मर्स थे, बाकी कुम्हार, कॉपरस्मिथ, गोल्डस्मिथ, मोची इस तरह के लोग थे, बाकी 95% लोग फार्मर्स। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही था और हिंदुस्तान में भी ऐसे ही था। स्लाइड नंबर 3, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी फार्मर्स की। इकोनॉमिक कंडीशन सभी की एक जैसी थी, क्योंकि वो भेदभाव इसलिए नहीं था क्योंकि द एंटायर कंट्री वाज ईदर पुअर और रिच। मिडिल क्लास एक कॉन्स्ट्रक्ट है, दिमाग की कॉन्स्ट्रक्ट है कि ये मिडिल क्लास है, ये हाई मिडिल क्लास है, ये पुअर है, ये वेरी पुअर है, ये तो दिमाग का कॉन्स्ट्रक्ट है। मगर अगर मोटे तौर पर देखें तो हिंदुस्तान गरीब था ज्यादातर और अमीर था। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि खा नहीं पा रहे थे लोग, मगर और ऐसा भी नहीं कि जहन से गरीब थे, जहन से तो काफी अमीर थे। जैसे कास्ट सिस्टम था, तो अगर कोई ब्राह्मण है तो वो बोलता था कि मैं तो ब्राह्मण हूं, तो वो कास्ट सुपीरियोरिटी एक अलग तरह की अमीरी है, हालांकि वो गलत है। इंटेलेक्चुअल अमीरी ज्यादा बढ़िया है। और कोई राजपूत था तो वो बोलता था मैं तो राजपूत, आई एम द सन ऑफ अ किंग वन टाइम। तो वैसे नहीं, मगर अदरवाइज जो हमारे पास जरिया था जीने का वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थे, कम थे। जैसे सारे टाट पर बैठते थे, स्कूल नहीं थे, मिट्टी के घर थे। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री 90-95% ऑफ द कंट्री वाज लाइक दिस। 95% देश ऐसा था। और इसमें मैं दिल्ली मुंबई की भी बात कर रहा हूँ, कोलकाता, मद्रास, जो भी आपको शहर है। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब लेड फ्रॉम द फ्रंट। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्योंकि 1962-1965 वॉर के बाद काफी फर्क पड़ा हमारी पैदावार को, अनाज की, और पंजाब लेड फ्रॉम द फ्रंट क्योंकि एम एस स्वामीनाथन ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट लाई, एक जर्मन साइंटिस्ट के साथ, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक नॉर्मन बोलोंग। और उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन क्वाड्रपल्ड, विच मीन्स 4 गुना बढ़ गई। हालांकि हमारी आबादी भी दुगनी तिगनी हो गई, मगर प्रोडक्शन क्वाड्रपल्ड, प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गई। उसके बाद बात आती है कि फिर भी किसान गरीब क्यों ना। किसान इसलिए गरीब रहा कि प्रोडक्शन तो बढ़ गई, मगर जिसको कहते हैं कि वर्टिकल डिवीजन लैंड की होने लगी। मान लीजिए पहले ये एक व्यक्ति की जमीन थी, अब उसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, तो ये 4 में बढ़ गई। पहले ये जमीन, आप ये देख पा रहे हैं स्लाइड ऑनलाइन जो बच्चे, हेलो, यस सर, हाँ, यस सर, ये पहले जमीन मान लीजिए 50 एकड़, 50 एकड़ एक व्यक्ति के पास थी। अब ये 4 में बढ़ गई। मान लीजिए 1965 में बढ़ गई, ठीक है, 1965। प्लीज डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग। 1965 में ये बढ़ गई। 1999 में इनके बच्चों की और बढ़ गई, ये ऐसे बढ़ गई। तो ये क्या हुआ कि ये जो पूरा जमीन का टुकड़ा 50 एकड़ का था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के 5 10, ये अब 4 एकड़ रह गए। जो पंजाब के बच्चे हैं इनमें से आपको पता ही होगा दीदी 4 एकड़ में कितनी लगती है। कोई जवाब दे सकता है ऑनलाइन बच्चों में? आप नो आइडिया सर। तकरीबन 35,000 इंटू 4, 1,40,000। दिस इज व्हाट अ फार्मर अर्न्स इन 4 एकड़। देवा नो अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट, नॉट टॉकिंग अबाउट सेल। सेल का तो कोई फायदा नहीं। तो ये हुआ, ये डिवीजन ऑफ जो लैंड है, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। ये मतलब हर देश में जो विकसित देश होता है उसमें एक पैरेलल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में उसमें पैरेलल एक रिसर्च चलती है। जब आदमी कहीं रह रहा है तो उसके साथ क्या क्या गतिविधियां हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन भी, वो पैरेलल रिसर्च चल रही है कि उसके साथ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेलबर्न शहर है ऑस्ट्रेलिया में, वहां लोग रह रहे हैं, वो बड़ा हो रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि इसको डीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए।
कि अब यहाँ लोग रहने बंद हो जाए। तो वो प्रक्रिया क्योंकि हमारे देश में ये नहीं चली क्योंकि हम विकसित देश नहीं थे। और जब ये समझ आई तो ये हम तकरीबन हमारे को आजाद होकर 53 साल हो गए थे। और तब हमें ये समझ आ गया कि तो इस वजह से हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ी, सारा कुछ बढ़ा, पॉपुलेशन भी बढ़ी, वो गलत था, मगर लैंड डिवीजन हुआ और लगभग आप ये मान के चलिए 2050 तक आप सभी अभी 22-25 साल के हो और 2050 तक आप 52 साल के हो जाएंगे, तब तक 2 लैंड डिवीजन और हो जाएंगे या एक कोई जगह तो ये 4 एकड़ भी क्या बन जाएगा, इसका 1 एकड़ बन जाएगा। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू थिंक अबाउट। सर इसका तो मेन कारण पॉपुलेशन भी है। पॉपुलेशन है, बिल्कुल पॉपुलेशन है, मगर हाँ एक्चुअली यू आर राइट, पॉपुलेशन है क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से लैंड डिवीजन है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड कि पॉपुलेशन मेन कारण है, मगर पॉपुलेशन को हमने एक ही नजरिए से देखा, यू नो वन एंगल। जब आप एक एंगल से किसी चीज को देखते हैं तो उसमें समस्या रहती है कि एक एंगल से देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही बात। तो हमने देखा कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है मगर प्रोडक्शन भी डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, मगर ये बात काफी बाद में समझ आई कि जब बंटवारा होता है तो उससे कितना फर्क पड़ता है। सर पॉपुलेशन मैं ये कह सकता हूँ ना कि सर अगर हमारी भी जनरेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन कारण है। आपकी क्या मतलब जिस बंदे के पास 50 एकड़ जमीन है उसके आगे बच्चों को में डिवाइड हुई है ना वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक ही चलता रहता तो फिर वो डिवाइड ही नहीं होता। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। अब द प्रॉब्लम बिगिंस, द लोग देखिए ये इसकी समस्या क्या हुई कि 1991 के बीच तब तक जो फार्मिंग फैमिली थी और जो अर्बन फैमिली थी इसमें ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो जीने का साधन था, जिसको हम कहते हैं कि हम एक दूसरे को जीते, एक रोटी कपड़ा मकान के अलावा आपको काफी चीजें चाहिए होती है। आप मूवी देखना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं, खेल खेलना चाहते हैं, जो मजे के काम करना चाहते हैं, तो वो साधन हिंदुस्तान के पास कम थे। घर में टेलीविजन था 1980 के दशक में, उसमें आप रामायण महाभारत और 4-5 चीजें और देख लेते थे और 2-4 चीजें और थी। तो जो मिडिल क्लास था और फार्मर था उसमें आप फर्क नहीं कर पाते थे बहुत ज्यादा। मैं खासकर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, साउथ और वेस्ट में भी वैसे ही था, ईस्ट में हाल थोड़ा ज्यादा बुरा था। मगर 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुई तो उसके बाद हुआ क्या कि लिबरलाइजेशन के बाद सडनली नई कंपनीज आ गई, सैमसंग, सोनी, जितने भी सिटी बैंक, बड़े सारे बैंक्स आ गए, गाड़ियां आ गई, फ्रिजेस, गैजेट्स, ये सारे आने शुरू हो गए और उससे नौकरियां खुली, हर जगह नौकरियां खुली और लोगों की आय बढ़ी। मगर दैट्स वेयर द फार्मर सफर्ड, क्योंकि फार्मिंग एक स्टैंड अलोन सा प्रोफेशन हो गया था। ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से बड़ी फार्मिंग कंपनी आई है, उन्होंने कुछ फार्मर्स के लिए रेवोल्यूशनाइज किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें सरकारों की, सब्सिक्वेंट सरकारों की भी काफी ज्यादा गलती थी कि उसमें रैकेट भी था, पॉलिटिकल इश्यूज भी थे कि उन्होंने फार्मर्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। What led to the farming bill? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, what led to the farming bill? ये बिल क्यों आया? ये प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि माइक म्यूट कर दें, आप कौन बोल रहे हैं? माइक म्यूट कर सकते हैं? थैंक यू। अब व्हाट लेड टू दी फार्म बिल, देखिए सबसे बड़ी समस्या थी कि 2000 में से ये होना शुरू हो गया कि फार्मर सुसाइड हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब
प्रमुख तौर पर इन स्टेट्स में फार्म सुसाइड होने शुरू हो गए। मगर समस्या ये थी कि जो पार्टी ऑपोजिशन में थी वो बोलती थी कि फार्म सुसाइड जैसे पंजाब में 16,000 होते हैं, मगर जो रूलिंग पार्टी है वो बोलती नहीं, हमारे आंकड़े तो 3,000 कहते हैं, 3-4,000। मगर जब वो रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन में चल जाती तो वो उस एजेंसी के फिगर्स आती है, और जो पहले ऑपोजिशन में बोलती थी कि 16,000 थे तो वो बोलती नहीं 3,000 थे। तो ये झगड़ा करता रहता था और फार्मर्स सुसाइड हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पंजाब में इन सरकारों को, चाहे अकाली दल है चाहे कांग्रेस है, यू कैन से दैट दीज गवर्नमेंट हैव डन एनीथिंग फॉर द फार्मर्स, दे हैव डन नथिंग। हमने फार्मर्स के लिए कुछ नहीं किया। और उसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये है कि पंजाब का बंटवारा 1966 में हुआ इनटू 3 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हिमाचल इज ए पोरर कजन ऑफ पंजाब, कंपैरेटिवली पोरर कजन ऑफ पंजाब। अब आप एक बात देखिए कि क्या कारण है कि पंजाब में फार्मर सुसाइड 16,000 हैं इन द लास्ट 20 ईयर्स, हिमाचल में 0 है, 0 फार्मर सुसाइड। उसका एक कारण तो है कि कल्चर है, डाउरी की प्रथा है, कि ये सारी चीजें हैं, इनडायरेक्ट रीजंस। दूसरा कारण ये है कि ये मानना बड़ा मुश्किल है कि सरकार ने कुछ भी किया होगा। सरकार ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। सरकार ने जो किया पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और जहां भी ये फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, देखिए यूपी में फार्मर सुसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि यूपी एक बहुत संपन्न प्रदेश नहीं है, बिहार भी बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है। मगर ये जो महाराष्ट्र है, आप अगर गाड़ी लेने जाए कहीं तो सेकेंड हैंड गाड़ी तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है नंबर की, वो महाराष्ट्र की गाड़ी की होती है और दूसरी चंडीगढ़ की गाड़ी। पंजाब की भी काफी वैल्यू है। उसका रीजन ये है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड स्टेट्स, सॉरी स्लाइटली प्रोग्रेसिव स्टेट्स, प्रोग्रेसिव हालांकि ठीक शब्द नहीं है। और यहां सुसाइड रेट, उसका कारण ये था कि जो इनकी सरकारों ने किया कि मिलीभगत कमीशन एजेंट्स के साथ, हु आर आल्सो फार्मर्स। ये जो बिल है, इस बिल से फार्मर्स का घाटा होगा, मगर आप ये मान के चलिए कि जिन फार्मर्स का घाटा होगा ये वो फार्मर्स है जो प्रोड्यूसर्स है प्लस कमीशन एजेंट है और पॉलिटिशियंस भी हैं। ये जो फार्मर है इसका पूरी तरह से घाटा होगा, इसको इसमें कोई दो राय नहीं। जो फार्मर सिर्फ प्रोड्यूसर है और उसके आगे उसके पास कुछ नहीं है, मतलब वो मंडी जाता है, उसका बिक जाता है अनाज जैसे भी उसने बिके, उसको इसमें लग नहीं रहा है कि कोई घाटा होगा। इस फार्मर को कोई घाटा नहीं है। जो ये वाला फार्मर है, जो फार्मर भी है, कमीशन एजेंट भी है, एपीएमसी को भी कंट्रोल करता है, उसका पक्का घाटा होगा, तकरीबन 25-30% घाटा होगा। मान लीजिए वो इफ ही इज अर्निंग 10 लाख रुपीज अ ईयर, ही विल कम डाउन टू 7 लाख रुपीज अ ईयर। आपको एक बात मैं समझा दूं, जो ये वाला फार्मर होता है इसकी आय 10 लाख नहीं होती है साल की, इसकी आय तकरीबन करोड़ होती है। ये बॉल पार्क एस्टिमेट है। और ये जो फार्मर है, ये जो सिर्फ प्रोड्यूसर है बेचारा, इसकी इनकम इतनी होती है जितनी एक ट्रैक्टर के टायर की कॉस्ट होती है। मंथली इनकम लगभग इतनी होती है। ट्रैक्टर का टायर की कॉस्ट कितनी होती है आपकी? 8 लाख 10,000। इतनी भी कुछ लोगों की होती, कईयों की इतनी भी नहीं होती। तो ये मान के चलिए आप कि इन फार्मर्स का घाटा नहीं होगा। और व्हाट लेड टू द फार्म बिल? प्रधानमंत्री ने रायबरेली में प्रॉमिस किया था, मैंने कल भी कहा था कि काफी एम्बिशियस आदमी है, एम्बिशियस आदमी फ्लॉप भी हो जाते हैं, सक्सेसफुल भी रह जाते हैं, डिपेंड करता है। एम्बिशियस आदमी की प्रॉब्लम ये होती है कि वो छक्का मारना रहता है हर बॉल में, कई बार वो लग जाता है, कई बार नहीं लगता है। और अब ये मैंने कल भी कहा था कि फार्मर्स इनकम डबल करेंगे, उसमें जैसे मैंने कल कहा था, मैं सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, 5-7 मिनट और दूँ, उसके बाद मैं
उस स्लाइड पे आऊंगा। जैसे 2016-17 में वो जो हुआ था एबीपी में प्रोग्राम, मन की बात में प्रधानमंत्री ने लेडी से पूछा था छत्तीसगढ़ की क्या कि फार्म इनकम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि डबल होगी। तो जब एबीपी ने प्रोग्राम किया तो उन्होंने कहा कि डबल होगी कुछ नहीं है, मुझे कहा गया था कि ये बोलना है। तो देखिए इनकी बात पे आप विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि इनका बैकग्राउंड उस तरह से रहा है जैसे डिमोनेटाइजेशन की पहले की और फिर बाद में कहा कि नहीं अब तो ये सब ठीक चल रहा है, और उसके बारे में उसको अचीवमेंट्स में नहीं गिनवाया 2019 में। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि ये अचीवमेंट है, क्योंकि उनको पता था कि ये सारा काम खराब हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि एनआरसी सीए वाला चल पड़ेगा मामला, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, उसमें भी नहीं चला, क्योंकि जो एजुकेशन हुआ वो पैन इंडिया एजुकेशन था, और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग के लोग थे या एक रिलीजन के लोग। एजुकेशन मीन्स प्रोटेस्ट। हाँ, तो वो मतलब वो क्या बोलते वो एनआरसी सीए साहब उनको लगा कि सिर्फ उसमें मुसलमान रहेंगे, मगर सारे लोग उसमें हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सबने कहा। तो उसके बाद ये फार्म बिल आया, और मैंने कल भी कहा था कि मैं आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग आई पर से हैव नॉट लाइक मिस्टर मोदीज 3 steps: डिमोनेटाइजेशन, ये एनआरसी सीए। मगर अबाउट दी फार्म बिल्स मैं आपके पत्रकार रह चुका हूँ, मैं रोज इसके बारे में बात भी करता था, और जब तक मुझे इसकी जानकारी नहीं थी तो एक मेरे दोस्त है वो बोलते थे नहीं यार ये तो बड़ा खतरनाक है। मगर मेरे को काफी हद तक ये डाउट लग रहा है कि ये घाटा इसका कुछ नहीं है इस फार्म बिल का। ये उनको जरूर घाटा है जो बहुत बड़े फर्म है। देखिए उनकी कमाई एक कॉर्पोरेट घराना ले जाएगा, ये आप बात मान के चलिए। जैसे जब ग्लोबलाइजेशन हुई थी, लिबरलाइजेशन हुई थी, तो पुराने जो टेलीविजन सेट थे जलंधर से टेक्सला, अपट्रॉन, डायनोरा, सलोरा, ये सारे के सारे ये सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मेरे घर में क्राउन टीवी था वो शटर वाला, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि वो लोग अभी कहीं जुराबों की फैक्ट्री लगा के बैठे हो या उनके पास कुछ भी ना हो। वैसे ही ये जो बड़े आड़ती हैं, कम फार्मर्स, they will have a lot to lose, but I do not think that the small farmers will lose. अब इसमें फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ये पहला एक्ट है। इसमें जो फार्म प्रोड्यूसर, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, इसमें कंट्रोवर्सी हाउ द बिल वाज पास। बिल पास किया गया था, उसमें गलतियां हुई थी, ठीक तरीके से पास नहीं हुआ। ऑर्डिनेंस लाया गया, ऑर्डिनेंस को 6 महीने में पास करना होता है, इस वजह से उन्होंने सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा बिल और वॉइस वोट से पास कर दिया। वॉइस वोट में ध्वनि मत होता है, जिसने ज्यादा जोर से चीखें मारती उसने पास कर दिया। वो लीगली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मामला कोर्ट नहीं जा सकता। मॉरली, एथिकली इट इज रॉन्ग। Whether it is against the fundamental rights, it is not against the fundamental rights. It is also not against the basic structure. Is it challengeable in the court? जैसे मैंने कहा कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, इस वजह से क्योंकि कोर्ट में जब आप चैलेंज करेंगे तो आपको the basic problem is that parliamentary procedures cannot be challenged in the court. They lie to the speaker or the ex officio chairman. बट काफी पार्टीज तो बोलते हैं कि वो चैलेंज कर, हाँ वो मानते हैं, वो बिल्कुल बात सही है कि वो चैलेंज करेंगे, वो मानते हैं, बट दे कैन गो टू द कोर्ट। कोर्ट जाने में कोई बुराई नहीं है। देखिए मेरी उम्र 46 साल है, अगर मुझे भी IAS का इम्तिहान देना हो मैं भी जा सकता हूँ फॉर्म लेने, मगर मुझे वहां बैठने नहीं दिया जाएगा। मुझे साफ तौर पर कह दिया जाएगा कि भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। ये जो ख्याल है कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में तो जा सकते हैं, कोर्ट में हुआ कुछ नहीं, क्योंकि प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट का उसका उसकी सुप्रीमेसी इट लाइज विद द स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड जो
राज्यसभा, वो वाइस प्रेसिडेंट द ऑफिशियल चेयरमैन। तो इस वजह से कोर्ट में जाके ज्यादा फायदा नहीं होगा, खासकर प्रोसीजर के मामले में कि ये क्या ठीक तरह से पास हुआ या नहीं। मैं इस बात के बारे में बात कर रहा हूं कि किस तरह से पास हुआ, इसके बारे में कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, जा सकते हैं जरूर। उसके बाद ये कि काफी लोग बोल रहे हैं कि ये स्टेट का मामला है क्योंकि स्टेट लिस्ट में है, बट ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, और कॉन्करेंट लिस्ट में it is subject to the concurrent list, that the state list is not above the concurrent list. उसमें एंट्री नंबर 33 उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये जो भी इसमें मैटर होगा, if the center plays a role, if it passes an act, that will be supreme. बट सर वो जो concurrent list में है उसमें प्रॉपर्ली एग्रीकल्चर को डिफाइन नहीं किया गया, बस उसमें फूड स्टफ बोला गया। हाँ तो उसको फॉलो करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में ये वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है। जो वोकैबुलरी आ गई उसमें फूड स्टफ आ गया, तो वो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है। वो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज फुल ऑफ फ्लॉज। उसमें क्योंकि अंग्रेजी में लिखी है कई चीजें और अंग्रेजी गलत लिखी है, वो तो वो प्रॉब्लम है, मगर उसको आप वो नहीं कर सकते, फॉल्सिफाई नहीं कर सकते। What is likely to happen, मैंने कल भी कहा था कि एग्जांपल है, मंडल कमीशन में इतनी सारी डेथ हुई थी, गैट एग्रीमेंट में बहुत सारा हल्ला हुआ था, कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इट में जो ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, मैंने कल भी कहा था कि आपको फट से बता देता हूं कि इसमें जो मेन चीज है कि एपीएमसी तक दायरा था अभी तक फार्मर्स का बेचने का, वहां कार्टेलाइजेशन होती थी। 15 कमीशन यूनिट होते थे, वो बोलते थे कि 1500 पर क्विंटल पे बेच दो और बेचना तो बेच दो, और फार्मर बेचारा जो होता है वो बोलता है मैं कहां जाऊं, तो वहां बेच बैठता था। उसके बाद जो एस्केलेशन ऑफ प्राइस होता था वो अनप्रेसिडेंटेड होता था। मतलब ऐसा नहीं कि बासमती राइस जो बिक रहा है बाजार में वो फार्मर को उसका 35 रुपया मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तकरीबन फार्मर को 20 रुपया मिलता होगा, उसमें से आप प्रोडक्शन कॉस्ट काट दो, मगर जो उसके बाद आप बेचते हैं वो 80 रुपए से 150 रुपए तक बिकता है। और काफी चावल ऐसा भी आपने देखा होगा कि 150 रुपए बिक रहा है, ये वाला बासमती है, ये वो वाला है। ये कौन उगा रहा है? ये बहुत ही बड़े फार्मर्स उगा रहे हैं जिनके पास दे हैव द कांटेक्ट ऑफ द होलसेलर्स। उनको 100 होलसेलर जाते हैं यार मेरी इतनी फसल है, ये तो मैं वैसे ही बेच दूंगा। वो रैकेट अलग है। अब प्रोक्योरमेंट आपके घर पे होगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग मेरा पॉसिबल है। डिस्प्यूट्स एसडीएम लेवल पे सेटल होगी और कलेक्टर्स के लेवल पे एसडीएम अपने एक कमेटी बना सकता है जिसमें 2 लोग एक साइड के और 2 लोग दूसरी साइड के, 30 दिन में उसको सेटल करना होगा। उसके बाद अगर वो नहीं सेटल होता है, मतलब कोई पार्टी एग्री नहीं करती, तो एसडीएम खुद करेगा। ही विल टेक अनदर 30 डेज, हो गया 7 दिन। अगर अभी भी उसका फैसला नहीं होता तो कलेक्टर के पास जाएगा, उसमें टोटल 90 दिन का मामला, मतलब ये 3 महीने का। इट विल नॉट गो टू द कोर्ट्स, विच आई थिंक इज अनफेयर, क्योंकि कोर्ट्स में तो नहीं मगर ट्राइब्यूनल या कुछ उस तरह का सेटअप होना चाहिए जहां फार्मर जा सके और उसे पैसा ना खर्चना पड़े। एसडीएम लेवल पे बात करें तो भी सर एडवोकेट तो उसको करना ही पड़ेगा टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। नहीं अभी आई एम अ लॉयर सर, तो मैं लॉयर हूं सर, मैं बताता हूं आपको नॉर्मली सर करना ही पड़ता था उसमें। सी 750 का भी पर्चा होना सर छोटा था, कुछ भी नहीं होता उसमें, वो करना पड़ता। देखो ऐसा नहीं है, आप लॉयर हैं, मान लीजिए मैं मेरे ऊपर कोई केस होता है, मैं केस करना चाहता हूँ, वेरिंग ऑफ ब्लैक लो आई कैन गो टू जज इवन दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड रिप्रेजेंट। ये प्रथा है जो एडवोकेट आप करते हैं, वो आपको डर होता है कि पता नहीं यार मैं शायद गुड मॉर्निंग ना बोल पाऊँ या मील और ढंग से ना बोल पाऊँ। ऐसा नहीं कि आप जा नहीं सकते हैं, आप एकदम से जा सकते हैं। यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड से दैट दिस इज द केस। आपने सिर्फ काला कोट पहनना है, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। यस यू हैव टू गो एंड यू रिप्रेजेंट। मगर ये ट्रेडिशन है कि यार डर लगता है कि यार आज सुबह पूजा नहीं की, नहीं एग्जाम छना रिप्रेजेंट तो सर कर सकते हैं, बट वो फिर वही बात करते नहीं है। फार्मर्स इतने पढ़े लिखे हाँ, नहीं हैं। इसीलिए कोर्ट के लिए मना किया गया कि कोर्ट में इंटरवेंशन में वो बहुत सारी चीजें आती है। एडवोकेट भी कमाल की चीज होती है, आप बोल रही है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट भी बड़ी कमाल की चीज होती है।
तो ये इनके चंगुल से बचाने के लिए ये फार्मर्स को करना बड़ा जरूरी है। द प्रॉब्लम इन एपीएमसी कार्टेलाइजेशन मैंने बता दिया, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ प्राइसेस, ठीक है, कंज्यूमर को महंगा मिल रहा है, फार्मर को सस्ता मिल रहा है। ये देखिए आप, फार्मर की प्रोडक्शन कॉस्ट मानो 8 रुपए पर केजी है, उसका प्रोड्यूस बिका 20 में पर केजी, कंज्यूमर को मिला 80 पर केजी। ये जो बीच का मामला है ना, ये 60 रुपए है, ये बड़े खतरनाक है। और ये लगता है 60 रुपए बड़े कम है, आप नीचे जाएंगे आप 60 रुपए फेंक देंगे, मगर ये जो 60 रुपए है ना, ये इसको अगर आप इंटू 6000 करें, 6 6 36, हाँ 3,60,000। अच्छा, ये तो सिर्फ एक प्रोड्यूस का है। मान लीजिए आपके पास 400 फार्मर्स आ रहे हैं, अपनी मंडी में तो आएंगे, तो इसको इंटू 400 कीजिए, 3 4 12, ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख, पता नहीं, मैं नहीं, मेरे ख्याल से और भी ज्यादा, 120 करोड़ या 12 करोड़। तो आपने काफी ऐसा देखा होगा कि जो नॉन अर्निंग लोग होते हैं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कार्टेलाइजेशन हर एक जगह है, फार्मिंग में है, प्रॉपर्टी में है। ये लोग क्या होता है, ये जो बीच का काम करते हैं, ये कमाते नहीं है, ये कोठी बना देंगे, उसका रेंट कंट्रोल करेंगे, और ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, बच्चे कहीं पढ़ लेंगे, अच्छे स्कूलों में, अच्छी गाड़ियां, ये सारा मामला उसको उससे बचाने का है। इट इज बिगिन विद द फार्मर्स। एज आई सेड दैट डिमोनेटाइजेशन आई डिड नॉट लाइक पर्सनली, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि नोटबंदी हुई, इसके बाद गोल्ड पे और प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ हाथ लगेगा, मगर वो कुछ नहीं हुआ। और सभी को पता है कि पैसे में तो काला पैसा है नहीं, वो ईंटों में छुपा है। जो आपने बहुमंजिला इमारतें बनाई हैं और उसमें लोग रह रहे हैं, मकान किराएदार रह रहे हैं, बेच रहे हैं, और पैसा कमा रहे हैं, उस पर आपने कुछ नहीं किया। और काफी जो अमीर लोग हैं, जैसे फिल्म स्टार हैं, जिनको आधा पैसा ब्लैक, आधा पैसा वाइट, और काफी और लोग हैं, उनका जो पैसा है, ये इट्स नॉट एन एक्यूजेशन अगेंस्ट एनीबॉडी। काफी लोगों का पैसा, नॉट फिल्म स्टार बट काफी लोगों का, वो ऐसा है कि वो घरों में छुपा है। घरों में छुपा का मतलब किसी के 10 मकान है, 2 बॉम्बे में है, एक बैंगलोर में, एक दुबई में है, एक हैदराबाद में, एक शिमला में है, एक मसूरी में है। नाउ इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर स्टॉकिंग एसेंशियल आइटम्स, उसके ऊपर बाद में आएंगे, इज ए क्राइम। हाउ कैन यू स्टॉक हाउसेस? इस पे भी एक प्रावधान होना चाहिए कि भाई 2 घरों से ज्यादा आपके पास घर ही नहीं होने चाहिए। नॉट इवन फॉर ये ऐसा मजा है कि यू आर अर्निंग, आप नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आपने जो चीज को कंट्रोल किया है उसके सरमाएदार बने हैं और कैटलाइज कर रहे हैं। समस्या सही है। इसकी जो डिमेरिट्स है, इसकी ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी महाराष्ट्र में चालू हो चुका है। प्राइवेट मार्केट्स है, जैसे एपीएमसी के लेवल में ही प्राइवेट मार्केट्स है, उसमें भी कमीशन एजेंट्स हैं, मगर कंपटीशन की वजह से उसमें वहां फायदा हुआ है, जरूर फायदा हुआ है। और डीएमएल है, डायरेक्ट मार्केटिंग लिंक, विच मीन दैट द किसान लाइक एन अपनी मंडी का थिंग, सीधे वो अपना प्रोड्यूस लाके कहीं भी रख सकता है और बेच सकता है। मान लीजिए अचार की फैक्ट्री में किसी को आम की जरूरत है, तो आम उसने पूरे के पूरे फैक्ट्री में भेज दिया, रादर देन गो थ्रू की एपीएमसी। एपीएमसी के पास जाएंगे तो कई चीजें तो बिक ही नहीं सकती है वहां। तो ये सारी चीजें, ये न्यू एक्सपेरिमेंट्स दे स्टार्टेड ऑलरेडी इन महाराष्ट्र। इसका फायदा ये कि बिजनेस टू बिजनेस, एज आई सेड कि आपके पास स्लम है तो आप जैम की फैक्ट्री में बेच लो, कंपटीशन है, और इसमें इनोवेशन होगा क्योंकि 5 नए तरीकों से आप अपने फार्म को प्रोड्यूस को बेच सकेंगे।
डीमेरिट्स इसके ये है कि देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट हाउस आएगा आपका सारा माल उठा के ले जाएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, तो एपीएमसी पे भी टैक्स नहीं होना चाहिए, या फिर अगर एपीएमसी पे टैक्स हो तो उन पे भी टैक्स होना चाहिए। ये दोनों चीजें ऐसी हैं। हालांकि मेरा मानना है कि दोनों पे टैक्स होना चाहिए, क्योंकि एपीएमसी से आप टैक्स रिमूव करेंगे तो द स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम होगा, और अगर इसका टैक्स रिमूव करेंगे और एपीएमसी का भी रिमूव करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं आएगा। नो कोर्ट इंटरवेंशन इज रॉन्ग, सम काइंड ऑफ ट्राइब्यूनल शुड बी देयर, रजिस्ट्रेशन इज वेरी अनसेफ कि सिर्फ पैन अकाउंट से आप रजिस्टर कर लो। और इसमें डिमेरिट्स ये न्यू सिंडिकेट्स और कार्टेल्स बन जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि टेलीकॉम में बने, मगर टेलीकॉम में जैसे कल जहां जो बात करते थे वहीं से मैं शुरू करता हूं, मुझे याद है ये बात। टेलीकॉम में जो हुआ है कि एक तो पुराना कार्टेल, पहले तो कार्टेल नहीं था, तो बीएसएनएल था, उसमें क्या कार्टेल है, वो स्लो मूवमेंट थी, जो हमारी सरकारी व्यवस्था है वो बहुत ही स्लो थी। मैं रिपीट करूं, दो फोनों को जोड़ के आपको बात करवाई जाती थी, और उसके बाद ये मोबाइल फोन आया, 16 रुपए की इनकमिंग कॉल आई, और उसके बाद हमारे पास एक ऐसा समय आ गया कि 50 पैसे की कॉल, तकरीबन 50 पैसे 1 रुपए की कॉल है, और आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। बीच में स्पाइस आया, कनेक्ट, वोडाफोन, रिलायंस, एयरटेल, एयरसेल, पता नहीं क्या क्या आया, उसी वजह से ये स्टेबलाइज हुआ है टेलीकॉम का मार्केट। मगर अब लग रहा है कि देयर इज अ न्यू सिंडिकेट, जियो हैज कम, एंड पीपल आर सेइंग दैट जियो इज फ्री, एंड पहले वो फ्री देता है, बाद में वो पैसे लेता है। मगर इस सिंडिकेट में एक नई प्रॉब्लम आई है कि ये सिंडिकेट ऐसा नहीं कि उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज के साथ बनाया, ये सिंडिकेट लोगों का मानना है, और काफी लोग मानते हैं कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ने उसको इंग्रेशिएट किया, उस पर एहसान किया कि यार आप ऐसे करके कर लो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम। और हर बार जब रिकार्टलाइजेशन होती है या कोई सिंडिकेट होता है, वो एक नए तरीके से उभरता है, और उसका जो तरीका होता है उसको कंट्रोल करने का, वो भी ये कोरोना वायरस की तरह ही है। नया वायरस आपने बनाया तो उसकी दवाई वो पुरानी कोई पोलियो वाली या टाइफाइड वाली नहीं होगी, वो नई दवाई आपको बनानी होगी। तो वो नई दवाई क्या होगी, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका ज्ञान किसी को नहीं है। तो न्यू सिंडिकेट इज देयर, बट इट इज नॉट बिकॉज एयरटेल और रिलायंस मिल चुके हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये इट इज देयर बिकॉज सीमिंग गवर्नमेंट सीम टू बी सॉफ्ट ऑन देम, और रिलायंस वो जियो को फायदा हो रहा है, और इस कार्टेल को कैसे ब्रेक करना है ये समझ से अभी बाहर है। और ये भी कहना गलत नहीं है कि, ये भी कहना गलत होगा कि अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसको अलाउ ना करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउ यू विल कम टू ये सॉल्यूशन, वो रेपिडेटली हैं सारे। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, यहां से हमें शुरू करना था, मैंने आधा घंटा उसमें लगा दिया। इसमें एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, प्रोटेक्शन मतलब बचाओ, फार्मर्स को कैसे बचाए, और उनको प्राइस। अगर आप इस बिल का पूरा नाम पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बिल क्या है। इसके ऊपर ही लिखा फार्मर्स एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, उनके बचाव के लिए अग्रीमेंट, और प्राइस उनको कैसे मिले, और फार्म सर्विसेज, ठीक है। इसमें मेन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पॉसिबल नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि देखिए, अभी तक फार्मर का क्या था कि आपने फसल तो उगा दी और बिक नहीं रही है, तो फार्मर क्या करता था कि जो सबसे ज्यादा सेफ बैठे वो है गेहूं और व्हीट एंड राइस, तो आप वही उगाते थे। वाटर टेबल नीचे जा रहा है पंजाब का, हरियाणा का भी, पूरे देश में काफी जगह है ये प्रॉब्लम है, तो वो सेफेस्ट बेटर है कि ये तो चलेगा ही चलेगा। तो आप इस वजह से डाइवर्सिफाई भी नहीं कर पाते थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि आप किसी होटल के, चेन ऑफ होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई किसी होटल को मान लीजिए फूल चाहिए और इतने टन फूल चाहिए और ये चाहिए वेराइटीज, तो फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो उसमें बीच में एपीएमसी का झगड़ा नहीं है। सर ये चीज़ तो पहले भी थी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली, जैसे लेज है, वो जो आलू वो आते हैं, वो स्पेशल टाइप ऑफ वो पोटैटो होता है,
तो सर वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके साथ कि हमें इस क्वालिटी का चाहिए और हम आपसे ही लेंगे। नहीं, ये हिंदुस्तान में नहीं हो सर होता है इंडिया में। इट इज नॉट अभी तक नहीं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। और सर जो ये गो बास्केट वगैरह जो नई चली है ऐप्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं, डायरेक्ट वेजिटेबल नहीं, हाँ वो जो है, जो मेरे ख्याल से है, देयर आर 5 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वन इज इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, वन इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, वन इज इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट, और 2 और है, मुझे नाम याद नहीं है। ये पॉसिबल है कि इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको बहुत ही ज्यादा विश्वास है किसी पे, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये पॉसिबल है। और वो जो स्पेशल टाइप का वो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि मेरा मानो मेरा ब्रदर इन लॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हम रिश्तेदार हैं। हिंदुस्तान में जो नेपोटिज्म है ना, ये ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में या पॉलिटिक्स में है, ये हर जगह है। तो आपके पास जब पैसा आता है बहुत सारा और आपको लगता है कि इसको यू नीड अ सेफ बेट, किसके साथ बिजनेस करें, तो आप सबसे पहले अपने जीजे या सारे को ढूंढते हैं, भाई को नहीं ढूंढते। ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये मेरे ख्याल से, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, बट ये मेरे ख्याल से आप इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट उसमें कोई, मगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें मॉडल ऑफ फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसमें मतलब वो इसलिए फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस अपने महंगे से चीज को लेके उल्टी सीधी भाषा लैंग्वेज ना ले ले और उसके देने के देने पड़े। सो ऑल दैट यू हैव टू डू इज, आपका नाम क्या? ऑल दैट यू हैव टू डू इज, इफ यू आर ए फार्मर यू विल हैव टू, आपका नाम क्या? जसप्रीत कॉर्पोरेट हाउस है, करण फार्मर है। आपका सिर्फ इतना लिखना कि मिस्टर करण जसप्रीत, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। 4-5 कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें वही भाषा पहले से लिखी हुई। These are मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसमें क्या होगा, ये जो है जो शानापन चलाकी होती है जो कॉर्पोरेट हाउसेस करते हैं कि यार इसको ऐसे करके लिखो, इसको ऐसे लिखो, ये नहीं करना है आप। इनफैक्ट आई वुड से, बिकॉज आई वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, दैट दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स शुड आल्सो बी देयर फॉर द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उसमें यही नॉनसेंस होता है कि आप कहीं और काम नहीं करेंगे, आप जब कंपनी चाहेगी आपको नींद, रात की नींद उड़ा के आपको खा लेगी, आप 24 आवर्स यू शुड बी अवेलेबल फॉर द कंपनी, आप नतमस्तक हो जाइए, आप हार्ड वर्क कीजिए, चाहे बेशक पैसा ना मिले। नॉनसेंसिकल कॉन्ट्रैक्ट्स देयर आर। सो दिस इज सच अ गुड थिंग दैट दीज मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स शुड आल्सो बी एप्लीकेबल एल्सवेयर, मतलब इस फॉर्म में किसी और फॉर्म में। तो जैसे मैंने कहा 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल्स हैं। इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट और इनफॉर्मल खतरनाक है। इनफॉर्मल अगर आप रिश्तेदारों के साथ करें ठीक है। गांव में जो रेंट एक्ट जो आप डीड थोड़ा साइन करते हैं, गांव में तो आप ऐसे ही देते हैं, पर जहां आपको शक होता है, चंडीगढ़ जैसे शहर में तो आपसे 2 महीने का किराया सेफ्टी में 2 साल होता है। तो उससे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज बीन अलाउड एंड इट सीम्स टू बी अ वेरी सेफ बेट। इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको बोलते हैं कि जैसे हर जगह क्या होता है कि जब कोई नई चीज आती है तो उसमें हम जुगाड़ ढूंढते हैं इसको कैसे बाईपास करने का। तो इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मान लीजिए एक कॉर्पोरेट हाउस, उसका नाम एबीसी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया फार्मर XYZ के साथ करना है, मगर वो एबीसी सोच रहा है यार ये इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। वो बीच में एक पार्टी को लाता है MNP, वो बोलता है भाई पार्टी तू बन, बी ए फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, माल ले आइयो मुझे दे दियो, ठीक है। उसमें फिर डिस्प्यूट में फंस जाओ। ये सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट है। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट बिकॉज देयर इज दिस मॉडल ऑफ फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट जो पेपर है उसमें ये पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई एक ग्रुप आए और वो बोलेंगे किसी को मैं अपने नुमाइंदा रख लेता हूं और वो मेरे लिए करेगा, मेरा नाम कहीं नहीं आएगा। इसमें अभी लाइवलीहुड ऐसा नहीं है, फ्यूचर में क्या हो कुछ कह नहीं सकते। देन वी गॉट एग्रीमेंट ऑफ प्राइस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें ये हुआ कि फार्मर और कॉर्पोरेट हाउस में पहली सांठगांठ मिलेगी, नॉट सांठगांठ, पहली बात हो जाएगी कि प्राइस भाई इसका ये रहेगा कि मान लीजिए आप 1000 पेटी सेब ले रहे हैं टू मेक एप्पल जूस, तो आपको कह दिया जाएगा पहले यार कि देखिए सेब का नॉर्मली प्राइस 2000 रुपए पेटी रहता है, आपको हम 1800 रुपए दे देंगे। अब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है क्योंकि एटलीस्ट आपको अश्योरेंस तो मिल रहा है, 200 रुपए कम में मिल रहा है बट अश्योरेंस है।
यू ऑलवेज गो फॉर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स बेटर टू हैव वन बर्ड इन द हैंड देन टू इन द बुश। तो वो अश्योरेंस होगी। मगर ऐसा भी है कि इसमें एग्रीमेंट ऑफ प्राइस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी ये हमेशा रहेगा कि मान लीजिए फार्मर को लग रहा है कि सेब तो एक बड़ी आइटम कॉस्टली होगी, मान लीजिए गोभी है या आलू है, फार्मर को लगा कि यार जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब तो मेरे से 30 रुपए का 20 रुपए की बात होती, मगर अब तो बड़ा बहुत ज्यादा रेट है, अब 25 रुपए और मैं तो मर रहा हूँ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप रहेगा, वो बात कर पाएगा कॉर्पोरेट हाउस से 2 रुपए बढ़ा दो प्रति केजी, तो ये रहेगा। तीसरा मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको पहले ही बता देता हूं, पेमेंट ऑन डिलीवरी, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज इज एज पर द फार्म बिल। पेमेंट ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि द डे यू डिलीवर द गुड्स, पेमेंट उसके अगले दिन आपको मिल जाएगी, इफ देयर इज नो 4th और 2nd सैटरडे और संडे, या फिर कोई भी दिवाली दशहरा, पेमेंट विल बी ऑन टाइम। नो लैंड यूज ऑफ फार्मर बाय कॉर्पोरेट हाउस। कॉर्पोरेट हाउस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फार्मर की लैंड में थोड़ा सा वो कर सकते हैं, पर इफ ही बैक्स आउट तो वो स्ट्रक्चर फार्मर का हो जाएगा, उस पर आपका कोई हाथ रोल नहीं है। जो काफी पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगे फार्मर्स विल लूज, ऐसा कुछ नहीं है। नो लैंड यूज ऑफ फार्मर्स बाय कॉर्पोरेट हाउस, इफ देयर इज एनी तो वो स्ट्रक्चर फार्मर का हो जाएगा, और अगर उसको तोड़ना तो वो भी कॉर्पोरेट हाउस हो जाएगा। फोर्स मेजर एक ये पेमेंट्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है फूल उगाने का, ठीक है, और फूल उगाने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कहा कि भाई जुलाई के महीने में या जून 10 को मुझे लास्ट फूल चाहिए ही चाहिए, बट फार्मर इज एफ्लिक्टेड विद कैंसर, अनफोर्सीन कैलेमिटी हो जाती है, कोई मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, उसके घर में आग लग गई, घर में डेथ हो गई, ही इज डिजीज्ड विद समथिंग, वायरल फीवर नहीं, मतलब डिजीज्ड विद समथिंग, देन दिस कम्स इनटू फोर्स। इसका मतलब ये है कि द कॉर्पोरेट हाउस विल नॉट से दैट नहीं हमें ये आई एम नो मोर बाउंड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गिवन द फैक्ट दैट देयर इज अ क्राइसिस इन द फार्मर्स फैमिली, ही विल हैव टू स्टिल गिव द फार्मर हिज ड्यू, विच मीन्स फसल लेनी पड़ेगी और पैसा देना पड़ेगा। कॉन्सिलिएशन का मैकेनिज्म इसके मेरिट्स जो मैं बता रहा हूं वो इट प्रोटेक्ट्स दी फार्मर्स, कंपटीशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होगा, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होगा। मतलब मैं क्योंकि किताबें पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि पहले मैं सिर्फ ब्राउजर जाता था चंडीगढ़ में, और 17 सेक्टर में इसलिए नहीं जाता था, और 3-4 वर्ष दुकाने के लिए पहले पार्किंग करो, बहुत अंदर तक जाओ, फिर ढूंढो जगह ये सब, तो मुझे, और उसके बाद चलो, तो मैं सिर्फ ब्राउजर जाता था, 8 सेक्टर में 10 सेक्टर में था। अब मैं फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है, और अब हो गया है कि यूट्यूब में आपको रिव्यू आते हैं, ये किताब बहुत अच्छी है, तो मैं ये चीजें ना ये बड़ी वायरल सी हो जाती है, तो कंपटीशन से बहुत ही ज्यादा फार्मर्स को फायदा हो सकता है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट वाले फार्मर्स को। इसमें मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आई डोंट नो व्हीट या राइस का इतना सक्सेस रहेगा, मगर डाइवर्सिफिकेशन की काफी पॉसिबिलिटी है। हमारे घरों में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के दौरान काफी सब्जियां ऐसी होती थी जो वो थोड़ी थोड़ी जगह में हुआ था, जिसका हमारे को नाम भी पता नहीं होता कि यार ये कौन सी सब्जी है, पता नहीं नाम पर यार खाते हैं। वैसी सब्जियां जैसे लेटिस हो गया या चुकंदर हो गया, ये सब उगाने से इसलिए डरते हैं कि यार लेगा कौन, महंगा बिकता है। ब्रोकली अब आनी शुरू हुई है, आई एम फ्रॉम हिमाचल, कीवी के लिए वहाँ परफेक्ट एटमॉस्फेयर, पर लेगा कौन। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब आएगी तो अगर आपका 6 महीने पहले, साल पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देयर इज नो वे, मतलब वो डाइवर्सिफिकेशन पक्का ही होगी और उससे पैसा भी ज्यादा मिलेगा, और उसका फायदा होगा। क्रॉप पैटर्न विल चेंज, जो मैं कह ही रहा हूँ, क्रॉप पैटर्न विल चेंज, इट विल नो मोर बी अबाउट पैडी एंड राइस एंड व्हीट। हाउएवर डिमेरिट्स में मैंने लिखा है नहीं, मुझे याद है, तो इससे मैं पहले ही बताता हूँ। इसका घाटा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको दोबारा से
राइस और वीट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी है कि जब फार्मर को लगे कि उसका मुंह में खून लग गया है कि भाई ये होगा, ये पैडी एंड राइस और वीट से तो कुछ नहीं हो रहा है, तो बेवकूफ बन रहे थे इतने सालों से। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। माई फ्रेंड इज फ्रॉम अबोहर। वो कहते हैं कि जी मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, हमारे 1 एकड़ से 35,000 रुपए जीरी निकलती है। हिमाचल में 1 एकड़ से तकरीबन 5 लाख का सेब निकलता है। क्रॉप्स में इतना फर्क है। तो अगर ये चीज हो जाए कि फार्मर को पता लग जाए कि यार इट इज नो मोर अबाउट दीस टू क्रॉप्स, गोभी उगाओ, ये उगाओ, ब्रोकली उगाओ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उगना ही बंद हो जाए। जो आपको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है ना, बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, ये पिरामिड है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फिर प्रोटीन चाहिए, फिर फाइबर एंड फैट। इसमें शायद थोड़ी बहुत गलती होगी, बट सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का कहां से मिलते हैं? राइस, वीट, मक्की की रोटी, राइस, आटा, इनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और यही सबसे ज्यादा जरूरत है। इसकी जरूरत क्यों ह्यूमन बॉडी को? बिकॉज ये स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी करते हैं। प्रोटीन खाओ तो एकदम से निकल जाता है, ये स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी करता है। मतलब आपने 4 चपातियां खा ली, इट विल स्टे एंड रिफ्यूल यू फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स। प्रोटीन तो 1 घंटे में निकल जाएगा। इसीलिए इसको ज्यादा इसकी पैदावार होती है। ये एक एसेंशियल खाना है। मगर ये क्रॉप पैटर्न्स की वजह से ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में वही है, इसमें कोर्ट्स की इंटरवेंशन है। कोर्ट की इंटरवेंशन है नहीं, और इसमें लीगली फार्मर्स नॉट ऑन सॉलिड ग्राउंड। मतलब जब कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं है तो समस्या इसमें यह है कि जब एसडीएम के पास कोई भी मामला जाता है और डीसी के पास जाता है तो ये सरकारी अधिकारी होता है। तो सरकारी अधिकारी को कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसेस में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। ये बात कोई मतलब और क्योंकि दीज आर यू नो नॉट ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट पॉलिटिकल, बट दे कैन सकम टू अंडर प्रेशर टू प्रेशर। सॉरी, वो प्रेशर में आ सकते हैं, और कॉर्पोरेट हाउस के प्रेशर में तो कोई भी आता है। तो इस वजह से दे आर नॉट ऑन सेम ग्राउंड्स। और रजिस्ट्रेशन बहुत ही यूनिक है, जब मतलब आपको सिर्फ पैन कार्ड ही चाहिए और उस वजह पैन कार्ड के थ्रू आप कुछ भी कर लो। द वेरी फैक्ट दैट आधार कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड, उसका मतलब ये था कि सबका पता हो कि ये बायोमेट्रिक्स आर इन प्लेस, कि ये आदमी जो डॉक्यूमेंट कैरी कर रहा है ये वही है जो इसमें है। मगर आपको पैन कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगी तो इट विल बी अ वेरी यू नो डाइसी अफेयर। MSP इज सेंट्रल टू दिस प्रोटेस्ट। ये जब हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं इसमें इस प्रोटेस्ट की क्लैरिटी और फार्म बिल की क्लैरिटी कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको हर एक चीज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एकदम से लोगों की बात सुनकर कुछ भी करेंगे तो समझ नहीं आएगी। पंजाब एंड हरियाणा कंट्रीब्यूट 88% ऑफ प्रोड्यूस एट FCI, एंड ये जो MSP है ये पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। ये इनका 88% कंट्रीब्यूशन है। दैट इज द रीजन इट इज पंजाब सेंट्रिक। इट इज ऑल्सो पॉलिटिकल भी है ये प्रोटेस्ट। ऐसा नहीं है पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। दूसरा ये कि MSP का भी एक लेवल पे प्रॉब्लम है। इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। वो कैसे कि आप FCI पे जाते हैं, फार्मर जो छोटा मोटा फार्मर है वो तो जा ही नहीं पाता है। जाएगा तो वो उसको वहां ऑफिशियल बोलेगा कि जी 3 दिन के बाद आना। 3 दिन के बाद फार्मर मान लो 50 किलोमीटर दूर से आया, 100 किलोमीटर दूर से आया, वो कहाँ 3 दिन तक रहेगा? वो दोबारा ट्रक वापस ले जाएगा? ये सब पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि वो बाहर उसको मिडलमैन मिलते हैं, और मिडलमैन बोलते हैं कि देखो 1800 में तो मिलेगा नहीं, आप 1500 में बेचो। तो वो बोलता है इतना दूर है, वो 1500 में ले लो। 1500 में लेके वो दोबारा FCI जाता है मिडलमैन, वो 1600 में बेच देता है।
अब ये देखिए, $1800 है, बाहर मिडिल में 1500 में ले लिया, आगे उसने 1600 में FCI में बेच दिया। अब FCI में 1800 शो कर दिया। ये जो पैसा है 200 रुपया है पर क्विंटल, और ये 100 रुपया पर क्विंटल। ये जितने भी सो कॉल्ड नेशन बिल्डर्स है इनके पास जाता है, इनको आप जो मर्जी करो। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो तीसरा पॉइंट है, ये मैंने आपको वैसे समझा दिया कि मिडिलमैन एंड FCI एंड फार्मर्स आर लेफ्ट हाई बिकॉज ऑफ द मिडिलमैन एंड FCI की कर्मचारी की वजह से। अब तीसरा जो एक्ट है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, ये बेसिकली एक मैंने कल भी बात कही कि 1950s में ऐसा हुआ था कि बंगाल और काफी स्टेट में ये स्टॉकिंग शुरू हो गई थी खाने की, फूड ग्रेन की। तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा कि ये स्टेट से तो एक लिस्ट से निकालो मामला और इसको कंकरेंट लिस्ट में डालो, ताकि ये इसमें सुप्रीमेसी सेंटर की रहे। ये ना हो कि स्टेट्स अपने आप ही फंक्शन करे। उसमें होता क्या कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और मंत्री लोग हैं, उनके इधर उधर रिश्तेदार हैं, वही APMC को कंट्रोल करें, वो फिर स्टॉक करें, फिर महंगा कर दें किसी भी चीज को और फिर जाके बेचें। तो वो सब होने लगा था। तो तब ये लाएगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये नहीं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये है उसी से मिलता जुलता, पर इस एक्ट में कुछ और है, इसमें कुछ और है। इसमें क्या था प्रावधान के you cannot stock food items. You cannot stock food items, and you can only stock जितने आपके पास बड़ा premises हो, और the time period of that stock has to be 10 days, 15 days, इस तरह का कुछ, so that वो स्टॉकिंग ना हो जाए कि भाई आपने 3 महीने के लिए स्टॉक कर दिया, फिर एकदम से प्याज मार्केट में डाल दिए और ये सारी चीजें। ये पंजाब में भी थी, बंगाल में भी थी, काफी जगह ये बंगाल में राइस का था, और ये सारी हुई इसी वजह से ये एक्ट आया। अब ये जो नया एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, एज पर दिस नाउ यू कैन स्टॉक प्रोवाइडेड यू हैव स्पेस एंड इफ यू आर प्रोसेसिंग फूड आइटम। आप मान लीजिए अचार बना रहे हैं, जैम बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आपके पास लाइसेंस हो सकता है कि भाई देखिए मेरे पास इसकी फैक्ट्री है, इतना मेरे पास माल है, इसको मैं स्टॉक करूं। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि आप स्टॉक कर सकते हैं। आप ऐसे स्टॉक नहीं कर सकते कि FCI की तरह कि मैं स्टॉक करूंगा और महंगा बेचूंगा। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इफ इन द इंक्वायरी इट इज लेटर फाउंड आउट दैट यू टुक वन एक्सक्यूज, आपने एक एक्सक्यूज लिया कि भाई मैं तो फूड प्रोसेसिंग करूंगी, मगर वो इट वॉज फाउंड इनकरेक्ट। मान लीजिए आपको आम की जरूरत है या आलू की जरूरत है, 5 टन आलू की जरूरत है, अगर आपके पास 100 टन आलू मिल गया तो वो उसमें आपको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लगभग जैसे इनकम टैक्स वाले टैक्स असेसमेंट करते हैं या कहते हैं जब डिसप्रोपोर्शनेट इनकम टू वेल्थ टू इनकम, तो उसी तरह का ये कुछ होगा कि आपके पास जो मशीन है, जो कुल जरिया है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का, प्रोड्यूस करने का, वो तो कम है, मगर आपके पास स्टॉकिंग बहुत ज्यादा है, स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उस पे आप पर एक्शन हो सकता है। स्टॉक जरूर कर सकते हैं इफ देयर इज सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर ने राइस और व्हीट उगाया है, उसने बेच दिया है और कुछ अपने पास रखा है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, तो उसमें मान लीजिए 1 क्विंटल राइस रख दिया है
और दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड स्टॉकिंग कि एक बोरी है आपके पास पड़ी हुई 1 क्विंटल की और 2 क्विंटल कुछ और रख दिया, 4 क्विंटल भी रख दिया, और उसने कह दिया कि देखिए बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, रहना भी है और ये घर का गुजर बसर भी है, तो उस वजह से वो स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी। फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस ऑल्सो यू कैन स्टॉक, बट देयर हैज टू बी अ प्रॉपर लाइसेंस, यू शुड बी एन एक्सपोर्टर। आप ये बोनाफाइड होने चाहिए एक्सपोर्टर वाले के, मैं जैसे आप वकील हैं तो आपके बोनाफाइड है कि मैं आपका एक आई कार्ड होगा, एक्सपोर्टर यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट यू आर एन एक्सपोर्टर, और तभी आपको स्टॉक करने की परमिशन दी जाएगी। देन सर, हाँ जी सर मींस जो स्टॉकिंग है वो उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस है, एम आई राइट सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि इसमें ऐसा ना कि अगर आप कंप्लीटली गिव अ कंप्लीट लाइसेंस टू स्टॉकिंग इज नॉट पॉसिबल, तो आप जो बोल रहे हैं एकदम ठीक बोल रहे हैं कि उस पर टर्म्स एंड कंडीशन है। ओनली फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इफ यू आर एन एक्सपोर्टर, इफ यू आर इनटू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मान लीजिए आप फार्मर हैं और आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, मान लो आप जूस बनाते हैं, गुआवा जूस बनाते हैं, अमरूद का जूस बनाते हैं, तो और आप यू नो जैसे आप देखते हैं ना मार्केट में ट्रॉपिकाना, रियल, उस तरह का आप जूस बनाते हैं, देन यू कैन स्टॉक, बट देन यू विल हैव टू प्रूव कि मेरी इतनी प्रोडक्शन है, इतनी मेरी कंजम्पशन है, यू शुड बी एबल टू लॉजिकली बी एबल टू कन्विंस द ऑफिशियल्स। जैसे मैंने कहा कि इनकम टैक्स की तरह ही है ये, जैसे आप जब इनकम टैक्स वाले आपको पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि यार भाई आपके पास आपकी इनकम 10 लाख है और आपने इनकम टैक्स भरा है सिर्फ 5,000, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, तो आप बोलते हैं कि नहीं 10 लाख नहीं, मेरी तो सिर्फ 3.5 लाख है, तो वो बोलते हैं ये आपके बैंक में इतना पैसा कहाँ से है, वो वाली एफडी, ये वाली एफडी, ये है वो है, बिल्कुल वैसा तकरीबन तो नहीं। सर, हाँ जी सर स्टॉकिंग जैसे अगले बैन था तो गवर्नमेंट ने क्या सोच के इसको अलाउ किया होगा कि अभी जो है वो फार्मर्स कैन स्टॉक? See, it's a good question. ऐसा नहीं है कि भाई farmers can completely stop. Wheat, rice and all these things cannot stop. But there's a ये दो चार देखो ऐसा है, मैं स्टॉक नहीं कर सकता। अगर मेरी मोटरसाइकिल की एजेंसी है या गाड़ी की एजेंसी है, ये नहीं कि मेरे घर में आके कुछ भी आप रखो। These are for specific people. For example, somebody who has a food processing unit. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज एन एक्सपोर्टर, इस वजह से तो वो क्लॉजेस हैं वो हटा दिए हैं, और ये इनफैक्ट ये तो पहले भी था, एक्सपोर्टर्स को शायद स्टॉक करने की फैसिलिटी होगी, ये हमारे को इसका ज्ञान नहीं है क्योंकि दिस इशू हैज बिकम टॉपिकल ओनली नाउ, क्योंकि ये इशू अब टॉपिकल हुआ है, इसके बारे में कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, इस वजह से हम इसका इस पे क्योंकि बात करें, आई एम श्योर कि एक्सपोर्टर्स को ये फैसिलिटी होगी, बट मे बी इट वाज रिटन इन द एक्ट, बट इसको इस तरह से समझा नहीं गया, और बट सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर दिस इज द न्यू थिंग, और एक्सेप्शन में वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है कि अब ये पॉइंट बेसिकली क्लियर नहीं है कि वॉर एंड नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब क्या है, बट द फैक्ट इज दैट यू कैन नॉट स्टॉक इन वॉर एंड नेचुरल कैलेमिटीज इवन इफ यू आर एन एक्सपोर्टर और इफ यू हैव फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इन द सेंस But it has been seen that ना क्या बोलते हैं जो FCS वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्टोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी काफी ये गेहूं वगैरह जितने भी है वेस्ट हो रहा होता है। हाँ देखिए वो तो बीमारी है, ये तो आप एक लार्जर क्वेश्चन करें ना, FCI वाला, कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास इतना गेहूं है, इतना अनाज है कि वो मैंने कल भी बात बताई थी कि आवर प्रॉब्लम इज दैट 1980 से लेकर वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट as far as food production is concerned. We are self-sufficient as far as food production is concerned. Our distribution is poor. Because of poor distribution, वो अनाज स्टॉक्स में बढ़ा रहता है और वो सड़ता रहता है. That is a different problem. वो बात है. अब देखिए सरकार की प्रॉब्लम ये है जो कि सरकारी डिपार्टमेंट को पनिश नहीं करती है, करना चाहिए,
और वो उसका मैकेनिज्म उसका एक अलग प्रोसेस, उसको अलग तरीके से सोचना होगा। क्योंकि सरकार का मानना ये है कि जब हम आप गेहूं उगा रहे हो, सिर्फ चावल उगा रहे हो और हम बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन करो, तो भाई हम बे ऑफ बंगाल में तो फेंक नहीं सकते इसको। हाँ, ये बात जरूर है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बहुत ही पुअर है। इवन एज पंजाब, हरियाणा, बंगाल प्रोड्यूसर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ राइस, वीट। उड़ीसा में फिर भी हंगर से लोग मर रहे हैं, आम की गिटली खा के चावल के साथ मर रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल्टुगेदर। एंड यस, इट इज अ वैलिड पॉइंट के एफसीआई स्टॉप भी कर रहा है। तो ये जो नए एक्ट्स हैं, इसमें लग रहा है इफ डाइवर्सिफिकेशन हैपेंस, दिस मे नॉट बी द पॉसिबिलिटी। एंड another thing is that one of the corporate houses day before yesterday said, अडानी ने day before yesterday कहा है कि भाई हम बेचेंगे नहीं, हम तो सिर्फ स्टॉक करेंगे फॉर दी एफसीआई। उन्होंने ये बयान दिया है, ये मेरे ख्याल से बचने के लिए जो भी उनके ऊपर लांछन वगैरह लग रहा है। अब इसकी क्लैरिटी नहीं है कि ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो बाद में ही पता लगेगा। बट राइट नाउ व्हाट ही सेड इज दैट हम भी स्टॉक करेंगे फॉर दी एफसीआई, और उसके बाद एफसीआई जैसे मर्जी यूज करना चाहे, ये तो दूसरी बात है। बट वो जो प्रॉब्लम है कि एफसीआई का जो स्टॉक है वो वैसे ही बना रहेगा, कितना बना रहेगा, घटेगा या वो यूटिलाइज होगा, इट इज लार्जली अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट हैज नॉट बीन सॉर्टेड आउट। उसका अभी इसमें कुछ नहीं हुआ। अगर कोई और एक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, देन दैट विल बी वेलकम। बट राइट नाउ वी डू नॉट नो मच अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो पाएगा। अभी तक आप डिस्ट्रीब्यूशन इज पुअर। होता ही है कि आपके पास प्रोडक्ट है मगर जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा। और हाँ, नेचुरल कैलेमिटीज एंड वॉर का एक्सेप्शन है ऑल्सो, बिकॉज प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सोल्जर्स को ज्यादा खाना चाहिए, बॉर्डर्स में जाएगा, ये सारी चीजें हैं। और इन एक्सेप्शन में नेचुरल कैलेमिटीज में खासकर अर्थक्वेक आ गया है, तो इसमें ये जो स्टॉकिंग है, दिस देयर कैन बी अ बार स्टॉकिंग ऑन मे बी फूड प्रोसेसिंग and a couple of other things, पर वो as and when the time comes, तो उसी तरह से उसी समय डिसीजंस होते हैं। इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं, ओवरव्यू एंड कंक्लूजन। ओवरव्यू एंड कंक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट द एमएसपी। जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है एमएसपी से रिलेटेड, से संबंधित, ये बात जायज है। हालांकि सिर्फ 6% फार्मर्स को एमएसपी मिलता है, ऐसा नहीं कि सारे फार्मर्स एमएसपी डिपेंडेंट है। इसमें फिर भी सरकार को सोचना चाहिए कि एमएसपी का एक प्रावधान होना चाहिए, वेदर इट शुड बी स्टैट्यूटरी थिंग व्हिच मींस इट शुड बी ब्रॉट टू द लेजिस्लेचर। दैट इज ए वेरी सब्जेक्टिव थिंग। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हमने ये कहा है कि एमएसपी नहीं मिलेगा, मगर एट द सेम टाइम उन्होंने एमएसपी को सारे जो बिजनेस से इस वर्ड को बाहर रख दिया। हालांकि वो ये बोल रहे हैं कि एमएसपी मिलेगा, मगर व्हाट द फार्मर्स वांट इज दैट दे वांट एन रिटन डॉक्यूमेंटेड थिंग इन द बिल दैट एमएसपी शुड बी देयर एंड a statutory legislation to be brought in कि एमएसपी हो। और इसके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। एपीएमसी शुड बी टैक्स फ्री और कॉर्पोरेट हाउसेस पे टैक्स लगना चाहिए। मेरे ख्याल से एपीएमसी पे भी टैक्स लगना चाहिए और कॉर्पोरेट हाउसेस पे भी, ताकि सरकार की अर्निंग कम ना हो। क्योंकि हमारी सरकार ऐसी कि हर सरकार तकरीबन हर सरकार, दिल्ली सरकार को छोड़ के हर सरकार डेट में डूबी हुई है, मतलब कर्जे में डूबी है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो कर्जे में नहीं डूबी, दिल्ली सरकार को छोड़ के, और वो भी रिसेंटली। इससे आप अंदाजा ये मत लगाएंगे भाई मैं केजरीवाल के सपोर्ट में हूं, वो सपोर्ट करने लायक है अच्छे। वो ये बात बाहर होगी। रेगुलेशन शुड बी स्ट्रिक्ट,
मतलब पैन कार्ड में आप ये सारा काम चला रहे हैं, ये तो बहुत ही इट इज वेरी अनइंटेलिजेंट। पैन कार्ड में कुछ नहीं चल सकता। जब आधार कार्ड है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, आपने इतना पैसा खर्चा, तो पैन कार्ड में ये जो रजिस्ट्रेशन दिस शुड बी वेरी, आई मीन दिस इज वेरी अनइंटेलिजेंट। कोर्ट की इंटरवेंशन अगर नहीं है तो ट्राइब्यूनल होना चाहिए, ताकि जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट कहीं तो पहुंचे। The problem with the present redressal system is कि SDM के पास जाएगा मामला और कलेक्टर के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि कलेक्टर एंड SDM इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते, खासकर कॉर्पोरेट हाउसेस में। देखिए ये कॉर्पोरेट हाउसेस ऐसे हैं जिनके मालिक आपसे हाथ मिलाते वक्त आपको बाजू में टच कर ले और आपको मतलब पैट कर ले, ये इससे इनका बॉडी लैंग्वेज का पता लगता है। तो ये काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं और इन्फ्लुएंस आता है पैसे से। और पैसा कैसे आता है कि आपके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एहसान किया, फिर उसका एहसान लिया, ये साइकिल चलता रहता है, ये चलता रहता है, ये पहिया। तो इसलिए कोर्ट का इंटरवेंशन काफी जरूरी है, या ट्राइब्यूनल वुड बी अ बेटर आइडिया। However, my personal view is, you can all disagree, the government should not step back on this बिल। उसका खास कारण ये है कि 20 साल तक देयर वाज स्टेटस को का मतलब होता है कि ज्यों की क्यों स्थिति थी, फार्मर सुसाइड हो रहे थे पूरे हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से लाखों में फार्मर सुसाइड हुए होंगे। अगर आप पी साईनाथ की किताब पढ़ें, एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट, वो साफ दर्शाता कि किसानों की क्या हालत थी। और आपको मैं एक एंड में एक बहुत ही मजेदार बात, पुणे में एक लैक्मी फैशन वीक हुआ, ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। लैक्मी फैशन वीक में डिजाइनर साड़ीज, रीना ढाका, ये जो सब्यसाची, इनके डिजाइनर साड़ीज मॉडल्स ने उस पर सैशे किया, रैंप पे वॉक किया। और ये डिजाइनर साड़ीज सारी कॉटन साड़ीज थी। और ये जो कॉटन साड़ीज थी, इसका जो माल मत्ता आया था, कॉटन जो आया था, वो विदर्भ से आया। और ये जो डिजाइनर साड़ी सी, ये ऐसे नहीं है कि मतलब साड़ी बनाने में ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको मंगल मिशन की तैयारी करनी पड़ती है, या मार्स मिशन या जो भी, या कोई रफेल की तरह कोई तैयारी करनी पड़ती है। यू डोंट नीड टू बी एन इंजीनियर, यू हैव टू हैव गुड एस्थेटिक्स। तो ये साड़ियां तकरीबन 50,000 60,000 की, ये बड़े नॉर्मल इसका प्राइस है। ये मॉडल में वहां सैशे की, उसका रेट इतना था। वहां 512 जर्नलिस्ट थे, वहां उन्होंने शराब पी, सारा कुछ किया, मजे किए, इन द सेंस दैट दे एंजॉयड द लैक्मी फैशन वीक। और उस पर अच्छी खबरें भी थी कि बहुत अच्छा था लैक्मी फैशन वीक। ये आई थिंक इट वाज बाय पी साईनाथ, जिन्होंने आर्टिकल लिखा कि ये जो कॉटन है जिसपे ये इतनी महंगी साड़ियां बनी, ये विदर्भ से आया जहां के फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। और उस पिछले 3 महीनों में ही जब ये लैक्मी फैशन वीक हुआ था, पता नहीं कितने फार्मर सुसाइड्स हुए थे विदर्भ से, जहां से ये कॉटन आया था। तो ये एक बहुत ही इस तरह की बात है कि ये पूरे हिंदुस्तान में इट्स एवरीवेयर दैट यू नो फार्मर्स वर कमिटिंग सुसाइड। और ऐसा नहीं कि कोई सुसाइड करे तभी हम स्टेप लेंगे। यहां तो कितने वी टर्न अ डेफ ईयर और अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द फार्मर्स डिस्पाइट द सुसाइड्स। मगर अगर तकरीबन लाख फार्मर्स ने सुसाइड किया, 1 लाख फार्मर्स ने सुसाइड किया, आप ये समझिए कि डिस्ट्रेस में कितने फार्मर्स होंगे। कम से कम करोड़ों फार्मर्स डिस्ट्रेस में होंगे। मगर समस्या ये है कि उन्होंने जीना सीख लिया वैसे कि एक ही कपड़े में पूरा साल गुजारेंगे, पैडी स्टेबल के जलते जलते उसी के बीच रहेंगे। जब ये दिल्ली में शोर मचाते हैं कि भाई पंजाब से पैडी स्टेबल का धुआं आ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, पंजाब के फार्मर्स की वजह से आ रहा है। मैंने पीछे एक आर्टिकल किया था कोई तकरीबन 2 साल पहले, और पंजाब के फार्मर्स ने ये कहा था कि भाई हम तो उसी खेत में सोते हैं जहां जलता है और सबसे पहले धुआं हमें ही लगता है, तो हमें तो कोई बीमारी नहीं थी, इनको पता नहीं कैसे हो जाती है। हालांकि देखिए बात ये जरूर कराता है, मगर आप ये देखिए उस किसान की दुविधा देखिए कि वो कितना गरीब है, उसके पास कपड़ा नहीं है, खाना बहुत कम है, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा पा रहा है जहां एक टीचर है और वो सारा कुछ पढ़ा रहा है, और इस तरह की व्यवस्था है, और आप उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये फार्मर बिल आया है, अब आप बोलेंगे यार ये गलत हो गया, तो किसके लिए गलत हुआ? आप
आप ये समझिए कि इट कैन नॉट बी ए रॉन्ग स्टेप टू अ डाइंग मैन। मतलब आप एक मरता हुआ आदमी, उसको अगर आप वैक्सीन नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? अब ये जो मेरा मानना है, जो फार्मर्स एजुकेशन है दिल्ली में, इसमें काफी सारे ट्रैक्टर्स हैं और ट्रैक्टर तकरीबन 6-7 लाख का होता है, 5-6 लाख का होता ही है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट दीज पीपल आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। इट इज नॉट पॉसिबल दैट दीज पीपल आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। जिसके पास एक ट्रैक्टर है उसके पास एक गाड़ी भी होगी और 2 ट्रैक्टर और भी होंगे। जो समस्या में है किसान, वो भी ऐसा हो सकता है कि ये बोलेंगे बिल ठीक नहीं है, मगर वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि इस बात का पता तकरीबन 2, 2.5, 3 साल के बाद होता है कि ये फार्मर्स बिल सक्सेस था या नहीं था। और अगर इसमें समस्याएं हो तो दिस एक्ट शुड बी रीविजिटेड आफ्टर अ ईयर और 2, 1-1.5 साल के बाद इसको रीविजिट करना चाहिए कि इसका कोई फायदा हुआ या नहीं। हम क्या करते हैं, मोटी मोटी बातें करते हैं, पॉलिटिशियन भी और सारे कि यार नहीं फायदा हो रहा है। जैसे बीटी कॉटन में हुआ था कि यार हो रहा है, कोई बोल रहा नहीं हो रहा है। देखिए इसकी एक स्टडी होनी चाहिए और उसी से पता लगेगा कि फार्मर्स बिल का फायदा हुआ या नहीं। अभी ऐसा लग रहा है कि विद सम अमेंडमेंट्स द फार्मर बिल विल बेनिफिट द पुअर फार्मर्स। I'll repeat, it will benefit the poor farmers, not the rich farmers. It may not benefit the rich farmers, it will benefit the poor farmers and the corporate houses who have been brought in